नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश वाले टॉपिक में यूनिट 4 का या यूनिट 3 एक्चुअली उसका पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब यूनिट 3 में क्या क्या है उसको देख लेते हैं, फिर उसको स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी करेंगे। यूनिट 3 आपका मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर तक जाएगा, हो सकता है 3 लेक्चर में पूरी तरह से खत्म हो जाए यूनिट 3 आपका। यूनिट 4 थोड़ा टाइम टेकिंग है और यूनिट 5 जो कि ग्रामर पोर्शन है तो वो भी टाइम ले सकता है, ठीक है ना। तो यूनिट 3 को अच्छे से समझिए क्या कह रहा है ये। यूनिट 3 में आप लोगों से जो कहा गया वो कहा गया कि हमें पढ़ना है यूनिट 3 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या इसी को बोला गया कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, इसकी परिभाषा ही कॉम्प्रिहेंशन की मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप की होती है, कैसे की जाती है, ये सब आपने पढ़ा। सेकंड में आपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ा कि वो कितनी तरह से इफेक्टिवली हमारे ऊपर काम करती हैं सॉफ्ट स्किल्स। ये कह रहा है अब इंग्लिश पर बात। अभी तक जो टॉपिक आए थे वो भी मैं कह लूं कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे, उसमें कम्युनिकेशन की बात की गई। आज वाला टॉपिक भी हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है, लेकिन हमें जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है वो इंग्लिश का पढ़ना। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं या कोई चीज सुन रहे हैं, उससे आप कुछ समझ रहे हैं और उसको आप एक्सप्लेन कर सक रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी चीज को आपने पढ़ा तो आप उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी को एनालाइज करके डिलीवर कर पाए, मतलब समझ पाए और समझा पाए, उसके सही मतलब को निकाल पाए। कई लोग नहीं होता है, कुछ लिखा होता है उसका मतलब कुछ और ही ले लेते हैं। आप किसी लिखी गई पैराग्राफ का सही मतलब निकाल पाए तो और उसको एक्सप्लेन करके बता भी पाए तो उसको कहेंगे आपकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक है। ठीक है, तो आप किन किन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ें, दुनिया भर के जितने टॉपिक हैं सब पर कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है। कोई भी एक मुद्दा आप देखते होंगे कि आपको दे दिया गया, उस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब हुए, तो इसको कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है। तो अब यहां पर जो बात हो रही है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन में कुछ टॉपिक्स दिए गए, इन्हीं पर बात होगी। वो टॉपिक क्या क्या है? पहला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। अब ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट किसी और का भी कर सकता था, लेकिन टेक्नीशियन का किया। कहा गया कि एक टॉपिक हमने दे दिया आपको कि प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है टेक्नीशियन का वो एक मुद्दा है, उसके बारे में ठीक से समझिए, फिर उससे जुड़े हुए कुछ आंसर भी देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कि इस मुद्दे पर एक कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है। लीडरशिप एंड सुपरविजन के ऊपर भी कॉम्प्रिहेंशन होगा। द रोमांस ऑफ रीडिंग एक टॉपिक है, मतलब रोमांस ऑफ रीडिंग एक टॉपिक है, उस पर भी बात होगी और कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। फॉर सर सीवी रमन के बारे में पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि पहला टॉपिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन को समझें, बट उससे भी पहले हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश क्या होता है। तो पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, आपके सामने यहां लिखा गया है। कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी, यानी एक योग्यता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है, एक योग्यता है टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एनालाइज अ टेक्स्ट। किसी लिखी गई चीज को समझना, उसमें हस्तक्षेप करना या उसको बदलना और उसको एनालाइज करना, ये एक योग्यता यदि आपके अंदर है तो आपको कहा जा सकता है कि आपके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। केवल कॉम्प्रिहेंशन नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम कोई भी बुक, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है पढ़ने में, वो ओशो को पढ़ रहा है, कोई कोई और किताब, कोई गोदान पढ़ रहा है, कोई मुंशी प्रेमचंद, किसी भी चीज को पढ़ रहा है, तो आप उससे जुड़े हुए तथ्यों को, वो क्यों आपके सामने परोसा गया, उससे क्या मिलती है सीख हमें, इसको आप एनालाइज करते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ के एनालाइज करने में सक्षम है, दैट मीन्स आपके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी है। यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी समझने की क्षमता, इंटरप्रेट करने की क्षमता और एनालाइज करने की क्षमता। यानी समझना, उसकी व्याख्या करना, विश्लेषण करना, इन सब के गुण यदि आपके अंदर हैं
तो कहा जाएगा कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। करा इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट, यानी इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब गुण है आपके अंदर तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। दैट मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एन एबिलिटी, एक गुण है। उस गुण के कारण ही आप समझ सकते हैं लिखी गई चीजों को, इंटरप्रेट यानी उसको समझा भी सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं और उस पर विश्लेषण भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये एबिलिटी रहेगी तो आप ये 3 काम कर लेंगे। तो ये 3 काम जब आप कर रहे होंगे तो इसी के अंतर्गत यानी इट इंक्लूड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही एक चीज और इंक्लूड होती है, वो क्या है कि आप किसी आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट, कोई बात मैं आपसे कह रहा हूं दुनिया भर के लेक्चर, उसमें मेन पॉइंट को पकड़ लेना। अच्छा आपका मुद्दा ये है, ठीक है, मेन पॉइंट पकड़ना सीख गए आप किसी कही गई लंबी चौड़ी बात का, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। रिकॉग्नाइजिंग डिटेल्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड ड्रॉइंग इंटरफ्रेंस फ्रॉम व्हाट इज रेड, जो पढ़ा गया उससे यदि आप कुछ डिटेल को फाइंड आउट कर लिए, आप कंटेक्स्ट को समझ गए, कंटेक्स्ट का मतलब होता है मुद्दा, मुद्दे को समझ लिए, आपने उनसे जुड़े हुए चीजों का खाका तैयार कर लिया, जो भी आपने पढ़ा उससे मुद्दे को समझा, आपने खाका तैयार किया, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड एंड एबल टू इंटरप्रेट, तो कहेंगे कि कम्युनिकेशन जो हमारा रीडिंग हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, वो बढ़िया। फिर कह रहा है इसके आगे कि प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव्स लैंग्वेज स्किल, वैक्यूबलरी एंड ओवरऑल कम्युनिकेशन एबिलिटी। कह रहा है कि यदि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बार बार प्रयास करें तो आप सुधार सकते हैं क्या क्या, अपना लैंग्वेज स्किल सुधार सकते हैं, वैक्यूबलरी मतलब शब्दकोश सुधार सकते हैं आप अपना, और अपना कम्युनिकेशन का एबिलिटी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तब मैं आज तक आपसे क्या कह रहा था, इसके पहले मैंने जितनी क्लास ली मैंने बोला था कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो चुपचाप डेली की क्लासेस सुन के उसको लिखने का प्रयास करें इंग्लिश में। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, हिंदी ना पढ़ के बल्कि इंग्लिश पढ़ें डायरेक्टली, फिर बाद में हिंदी पढ़ें कि क्या मैंने मतलब सही समझा था कि गलत। यही कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छा ये बात मैंने पहले भी बोली थी, लेकिन तब आपको लगा होगा ये अपनी गुण ये बता रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे पढ़ो, ऐसा नहीं। किसी भी भाषा को समझना, लैंग्वेज स्किल को समझना, शब्दों को समझना या फिर पूरी कम्युनिकेशन को समझने का मतलब ही है कॉम्प्रिहेंशन करना। और कॉम्प्रिहेंशन करने का तरीका क्या है, प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी आप सीधे पढ़ना शुरू करिए, दैट विल इंप्रूव यू। कोई और चीज आपको उतना इंप्रूव नहीं करेगी जितना आप सीधा लेके बुक बैठिए, पढ़िए, उसका मतलब निकालिए और फिर सही मतलब कहीं लिखा हो तो उससे मैच कराइए। फेसबुक जब आप चला रहे हैं तो क्या उसमें लिखी हुई हर एप्लीकेशन के अंदर हर बात को आपको समझाना पड़ता है? सिविल टेक का ऐप खोलेंगे आप तो आपको कहे सर इसमें ये कहाँ है, मिल नहीं रहा है, अब वहीं कहीं कुछ और दे दिया जाए तो खोज के अंदर तक घुस जाएंगे कि क्या कहाँ है, जबकि उसका कोई समझाने वाला भी नहीं, क्योंकि आपका वहां मन ज्यादा लगा है और आप उसके साथ टाइम बिताए हैं, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया रहेगा, आप किसी भी चीज का सही मतलब निकालना सीखेंगे और मेन पॉइंट पर पहुंचना सीख जाएंगे। समझ रहे हैं बात को ना। तो अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे असल में मैं कॉम्प्रिहेंशन ही करा रहा था, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में देके मैच करा रहा था वो कॉम्प्रिहेंशन ही करा रहा था। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन का मुद्दा जो था हमारा वो कम्युनिकेशन था। हम बार बार कम्युनिकेशन के बारे में 20 बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन का सही मतलब समझा रहे थे, तो असल में कॉम्प्रिहेंशन ही करा रहे थे। अब हम जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछें कि क्या कम्युनिकेशन जो होता है वो इंग्लिश में होता है, तो आप कहेंगे ना सर आप क्लियर बता रहे हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला था और हमने समझ भी लिया है कि कम्युनिकेशन किसी भी भाषा में किया जा सकता है, इंग्लिश इसेंशियल नहीं। कैसे समझा आपने? क्योंकि हमने और आपने मिलकर के कुछ पढ़ा था और उसमें पता चला कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन तो ऐसे भी हो सकता है। तो जब मैं जो बातें आपको समझा दिया हूं उससे जुड़े हुए सवाल जब आपके सामने आए तो आप सीधे उसको हाँ ना कर सकें, उसमें गलत सही निकाल सकें, तो उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। यही वजह है कि ये सब्जेक्ट मेरे साथ टाइम गुजारने का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट किसी नोट से आप करना चाहेंगे, हो सकता है पास हो जाए, बट आप उसके मतलब को नहीं समझ पाए। द मोर यू विल स्पेंड टाइम द मोर यू विल लर्न। बात समझ में आ रही ना, सीधी सी बात।
तो ये हमारे साथ बात करिए, सुनिए जितना हो सके। कुछ लोग भगा के तेज करके देख रहे हैं, ये नुकसान कर देगा। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके लिए है ही नहीं है। यहां विश्लेषण ही मुद्दा है, यहां शब्दों को तोड़ना मरोड़ना ही मुद्दा है। तो आप मेन मुद्दे से भाग नहीं सकते, और भाग रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। तो आपने समझा कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है। अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो सब कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट था, मतलब प्रैक्टिकली आप कॉम्प्रिहेंशन ही कर रहे हैं। आगे कह रहा है अगला टॉपिक जो मैंने बताया आपको कि ये तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन पढ़ेंगे, और इसके बारे में इसका मतलब हुआ कि एक मुद्दा है, कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में कुछ कहा जाएगा, फिर देयर विल बी सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, उसको भी हम लोग देखेंगे। बोला गया कि टेक्निकल एजुकेशन हैज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मेनी फेजेस ऑफ नेशंस प्रोग्रेस, यानी राष्ट्र के निर्माण में या प्रगति में टेक्निकल एजुकेशन का बड़ा प्रभाव है। अब ये कुछ लोग अभी तक समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं समझाऊंगा बाद में। आप जिस दिन सच में इंजीनियर बनेंगे तब आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग इतनी भी आसान चीज नहीं थी जितना इसको अंडर एस्टिमेट किया गया। आज इंजीनियर्स की जो दशा है ना, दशा मतलब समझ रहे हैं, हालत, उस हालत पर मजे बहुत लोग लेते हैं कि इंजीनियर है तो कुछ भी कर सकता है, ये है वो है। लेकिन मैं सच बताऊं, इंजीनियरिंग सच में जिसने मन से किया वो आज भी बेरोजगार नहीं है। करने को सब लोग डिग्री ले लें, आप भी हो सकता है कई लोग जाते जाते बस डिग्री का इंतजार करेंगे। सच में यदि आपने इंजीनियरिंग मन से की है, मेरा यकीन करिएगा, आप बेरोजगारी तो छोड़ दीजिए, आपकी अच्छी पोजीशन हो जाएगी। क्योंकि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन नहीं है, एक पर्सनालिटी है। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन नहीं है, एक पर्सनालिटी है। इसको आप समझ जाइए जितना जल्दी उतना अच्छा। तो उन्हीं मुद्दों पे इसने बात किया कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन, इसमें बोला कि राष्ट्र की प्रगति के लिए टेक्निकल एजुकेशन का बड़ा जो है उसमें प्रभाव है। द मटेरियल wealth, industrial development and economic growth of a country are heavily depend upon the efficiency and effectiveness of its system of technical education, which is responsible for the supply of necessary technical manpower. पूरा लंबा सेंटेंस है, इसका सीधा सीधा मतलब ये कह रहा है कि चाहे मटेरियल वेल्थ हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी कंट्री का, ये पूरी तरह से यानी या भारी भरकम तरीके से डिपेंड करता है किस पर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी इसकी तकनीकी शिक्षा की दक्षता पर। किसी देश की तकनीकी शिक्षा जितनी अच्छी रहेगी, जितनी एफिशिएंट रहेगी, जितनी दक्ष रहेगी, उसी दक्षता पर ही निर्भर करता है कि उस देश में मटेरियल वेल्थ कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उस देश का। चाइना या और जापान जैसे देशों का जब आप नाम लेते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट तेज होने का रीजन वहां की तकनीकी शिक्षा है, और हर देश का लगभग वेल्थ डिपेंड करता है तकनीकी शिक्षा पे। वही बात ही बता रहा कह रहा है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसरी टेक्निकल मैन पावर इन सच अ प्रोसेस the system itself cannot afford to remain static and rigid since the needs of technical manpowers vary with the time। कह रहा कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे तौर तरीके में कि पूरा टेक्निकल मैन पावर से क्या होता है, टेक्निकली ज्यादा लोगों की जरूरत है तो देश डेवलप करेगा, लेकिन हर समय टेक्निकल लोगों की संख्या या उनका काम फिक्स तो नहीं रह सकता है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियर्स ज्यादा हो जाते हैं, काम कम हो जाता है। पहले का समय था इंजीनियर्स कम थे, काम ज्यादा था। तो ये सब कह रहा है कि टेक्निकल लोगों की डिमांड समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, और इसलिए इनका जो सप्लाई वगैरह सिस्टम का है वो स्टैटिक यानी स्थिर नहीं रह सकता। इसने कुछ हमें समझाने का प्रयास किया। इतने देर में हमने कुछ समझा, और हमने बस इतना ही समझा इतनी बात से कि टेक्निकल एजुकेशन बड़ा जरूरी है देश की हम अपने से जो समझे वो बोल रहे हैं, क्या लिखा है वो नहीं। हमने इतना पढ़ा और हमने एक मतलब निकाला। क्या मतलब निकाला? किसी देश की प्रगति में टेक्निकल एजुकेशन का बड़ा योगदान है। एक बात समझी हमने। दूसरा हमने समझा क्योंकि देश का जो भी वेल्थ है, मटेरियल है, या फिर जो भी देश का डेवलपमेंट है वो निश्चित रूप से टेक्निकल मैन पावर पर निर्भर करता है। लेकिन टेक्निकल मैन पावर का उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इसलिए देश की दिशा दशा भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हमने कुछ मतलब निकाला इससे, ठीक है, निकाल लिया मतलब। अब इससे हमसे कुछ पूछा जाए तो देखते हैं क्या पूछा जाता है और हम क्या जवाब देते हैं। एक बात हमने समझी। दूसरी बात कह रहा है कि ब्रॉडली स्पीकिंग यानी बृहद रूप से यदि कहा जाए, टेक्निकल स्किल्स इज रिक्वायर्ड एट 3 लेवल, यानी तकनीकी शिक्षा जो होती है वो 3 स्तरों पे जरूरी होती है।
जैसे द इंजीनियर्स एंड द टेक्नोलॉजिस्ट capable of planning, designing and carrying out researches in various field of activity, the technician on whom rests the burden of proper execution, and craftsmen who are engaged in actual production at the initial stage। इन्होंने कहा कि ठीक है, देश का जो भी है तकनीकी जरूरी है वो तो सब इन्होंने बताया, फिर ये अगला बता रहे हैं कि जो तकनीकी स्किल है यानी टेक्निकल स्किल है वो 3 लेवल पे जरूरी होती है। टेक्निकल स्किल मतलब कोई काम होना है, जैसे सड़क बननी है, ब्रिज बनना है, कुछ भी बनना है तो उसमें 3 लेवल पे जरूरत होती है। एक लेवल होता है इंजीनियर्स का, यही बात इन्होंने लिखा है, कह रहा है कि रिक्वायर्ड एट 3 लेवल। पहला द इंजीनियर्स, पहला लेवल है इंजीनियर, जो कि प्लानिंग करते हैं, एस्टिमेट करेंगे, उसकी ड्राइंग को चेक करेंगे कि हाँ ये चीज ऐसे बन सकती है, ठीक है ना। इंजीनियर्स पूरा ये काम क्या करेंगे। इसके बाद एक पद आता है इसमें टेक्नीशियन का, जो इंजीनियर से नीचे होते हैं, टेक्नीशियन का। अब टेक्नीशियन का क्या काम है, तो टेक्नीशियन का काम होता है इंजीनियर, और नीचे तीसरा बंदा एक और होता है, 1 2 तीसरा, जिसको बोलते हैं क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन मतलब एक तरह से समझिए कारीगर, मतलब जो हाथ से काम कर रहा है। चलिए एक मोटरसाइकिल बनानी है तो मोटरसाइकिल की कंपनियां डिजाइन तैयार करवाती हैं। डिजाइन कौन बनाएगा, इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर बना दिया, पेपर पे दे दिया, उसका 3D मॉडल बना के दे दिया कि एक ऐसी बाइक बनाओ। टेक्नीशियन क्या करेंगे, उस डिजाइन को फील्ड में जाकर के या वर्कशॉप में जाकर समझाएंगे कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और उसको बनाएगा कौन, क्राफ्टमैन। यानी इंजीनियर्स और क्राफ्टमैन के बीच की कड़ी होता है कौन, टेक्नीशियन। अब इस इंजीनियर में इंजीनियर्स का भी एक समूह होता है। इंजीनियर का शब्द बड़ा व्यापक शब्द है, जनरल वर्ड है। इंजीनियर में कई लेवल होते हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, उसके बाद चीफ इंजीनियर। इन सब के काम भी मैंने आपको यूट्यूब पे अपने बताया हुआ है। आप देखिएगा, एक वीडियो आपको मिलेगी कि क्या होते हैं चीफ इंजीनियर, एससी, सी, जेई, सबके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। यूट्यूब पे कभी सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इंजीनियर्स के बड़े लेवल है। सबसे छोटा इंजीनियर होता है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के नीचे सीधे कौन आ जाता है, टेक्नीशियन या ड्राफ्टमैन या फिर इसके सहायक। इंजीनियर की सबसे छोटी कड़ी है जेई, जूनियर इंजीनियर। ऊपर जाएंगे एई, फिर आपका आ जाएगा कहीं कहीं AEE की पोस्ट होती है, नहीं तो फिर एक्सीएन, एक्सीएन के ऊपर एससी, एससी के ऊपर फिर चीफ। इस तरह से इंजीनियर्स का लेवल होता है। तो इंजीनियर्स की पूरी टीम मिल करके एक प्रोजेक्ट का फॉर्मेट बनाती है, उस फॉर्मेट को पास कराया जाता है, हर जगह से अप्रूवल लिया जाता है, एंड देन इट कम्स टू टेक्नीशियन की तुमको इस प्रोजेक्ट पे काम कराना है, कराओ। और टेक्नीशियन उस प्रोजेक्ट को समझ के इंजीनियर से किस तक पहुंचता है, क्राफ्टमैन से, और क्राफ्टमैन एक्चुअल वर्कर होता है जो काम करता है। ये सब लोग टेक्निकल होने चाहिए। टेक्निकल ये तीनों लोग थे, इंजीनियर भी टेक्निकल आदमी है, टेक्नीशियन भी टेक्निकल आदमी है, और क्राफ्टमैन भी टेक्निकल आदमी है। तो इतनी कही बात से हमने ये समझा, क्या नीचे लिखा भी हुआ है हिंदी पर, देखिए एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। मोटे तौर पर 3 स्तरों पर तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान यानी रिसर्च की योजना बनाने, डिजाइन करने और करने में सक्षम इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद, ये हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। तकनीशियन, जिन पर उचित निष्पादन का बोझ टिका हुआ है, यानी टेक्नीशियन वो होता है जिस पर एग्जीक्यूशन का मतलब जो काम हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेता है वो। और शिल्पकार यानी क्राफ्टमैन, जो प्रारंभिक चरणों में वास्तविक उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको कहते हैं। तो हमने इतने से इतना समझा, जो बात इन्होंने कही कि 3 लेवल, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन एंड क्राफ्टमैन। इंजीनियर्स are responsible for drawing and designing of the project. Technician are the responsible for the product to be executed, and craftsmen are the actual manpower who are working for the project. समझ में आ रही बात है, for the construction of project actually। समझ में आ रही बात है यहाँ पे। तो ये होता है आपका 3 टेक्निकल लेवल चाहिए। इन्होंने हमको टेक्निकली एक चीज समझाया, इसको भी हमने समझ लिया। फिर ये कह रहा है द एजुकेशन ऑफ द टेक्नीशियन इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, यानी टेक्नीशियन की जो शिक्षा होती है वो पूरी उद्योगों की क्या होती है, बैकबोन एंड रीढ़ की हड्डी होती है।
यानी कह रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड्स लार्जली on the technician who has to assist the engineers on the one hand and translate the language of the engineers to the craftsman on the other। कह रहा है कि एक चीज है कि ये जो द एजुकेशन ऑफ टेक्नीशियन इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, यानी जो टेक्नीशियन होते हैं वो इंडस्ट्री के बैकबोन होते हैं। कह रहा है उसमें कि द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन लार्जली ऑन द टेक्नीशियन। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टेक्नीशियन पे ही निर्भर करते हैं अच्छी तरह से। क्यों? हु हैज असिस्ट द इंजीनियर। टेक्नीशियन एक आदमी है जो इंजीनियर को भी असिस्ट करता है, और असिस्ट का मतलब उनकी सहायता करता है। इंजीनियर कोई काम कर रहा है तो टेक्नीशियन उसकी मदद करता है उस काम में। असिस्ट द इंजीनियर, कह रहा है कि असिस्ट द इंजीनियर ऑन द वन हैंड, यानी एक तरफ तो वो इंजीनियर की मदद करता है काम में जो टेक्नीशियन होता है, और दूसरे तरफ वो इंजीनियर की कही गई बात को जो मजदूर है, मजदूर नहीं कहेंगे, कारीगर कहेंगे, कारीगरों को उनकी भाषा में उस बात को समझाता है। यानी ये मीडिएटर आदमी है। और जेई वास्तव में यार जो जूनियर इंजीनियर का पद है वो इंजीनियर हटाई दिया जाए, उसको टेक्नीशियन ही कहा जाए, समझ लो। मैं फील्ड में काम कर रहा हूं इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो कह रहा है कि टेक्नीशियन के बारे में बोल रहा है कि टेक्नीशियन पर बहुत निर्भर करता है। हु हैज टू असिस्ट द इंजीनियर ऑन द वन हैंड, मतलब एक तरफ तो उसको इंजीनियर की सहायता करनी होती है, एंड ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ द इंजीनियर्स टू द क्राफ्टमैन, यानी इंजीनियर की भाषा को क्राफ्टमैन तक पहुंचाने का काम भी दूसरी तरफ वो करता है। कोर्सेज फॉर टेक्नीशियन leading to diploma in various branches of engineering and technology are offered by our technical institutes known as polytechnics। कह रहा है कि टेक्नीशियंस के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इस समय वो डिप्लोमा के विभिन्न ब्रांचों में उपलब्ध हैं, जिनको हम लोग पॉलिटेक्निक कोर्स कहते हैं। हमें एक चीज इन्होंने बताने की कोशिश करी कि टेक्नीशियंस जो होते हैं बैकबोन होते हैं। वो एक तरफ तो इंजीनियर्स की बात सुन के उनकी सहायता करते हैं, दूसरा वो क्या करते हैं, अपनी बात को मजदूरों तक पहुंचाते हैं। तो जेई असल में टेक्नीशियन ही होता है, ये जान लीजिए एक तरीके से जो रोल अभी बताया जा रहा है। जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं वो एक सहायक के रूप में ही काम करेंगे किसी न किसी इंजीनियर के। हालांकि उनको एक नाम दे दिया गया जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना। तो द कोर्सेज आर जनरली ऑफ 3 years ड्यूरेशन आफ्टर पास इन द स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन। ये कोर्स जो होते हैं 3 साल डिप्लोमा करने के बाद, हाई स्कूल या स्कूल करने के बाद 3 साल के कोर्स होते हैं। सिंस वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक्स हैज ग्रोन नियरली 5 times and the annual intake of students had increased more than 20 times। कह रहा है कि चूंकि हमें रोक टोक करी नहीं गई तो स्कूलों की संख्या पॉलिटेक्निक के 5 गुना तक बढ़ गई और स्टूडेंट की संख्या लगभग 20 गुना बढ़ गई। उसमें पहले सीटें लिमिटेड होती थी, पहले हर पॉलिटेक्निक में सिर्फ 30 सीट होती थी एक ब्रांच में, आज वो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ब्रांचेज वाइज देखा जाए तो। द कोर्सेज ऑफर्ड आर मेनी एंड वेरीड, बहुत सारे कोर्सेज हैं और वेरी करते हैं। बिसाइड्स द ट्रेडिशनल कोर्सेज, यानी जो शुरू से परंपरागत कोर्सेज चले आ रहे हैं जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, and specialist courses in leather printing and textile technology, courses in electronics, chemical engineering, pharmacy, television engineering, instrumentation, automobile engineering, air conditioning and refrigeration, agriculture engineering and management have been introduced। इतने सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा कह रहा है कि टू कंसोलिडेट विद द बिग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटेक्निक एजुकेशन इन द कंट्री मेनी स्कीम्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट हैव बीन इनिशिएटेड। यानी आपको सीधा सीधा कह रहा है कि देखिए इसने अभी तक शुरू से हमको जो बताया, पहली बात शुरू में जब इसने शुरू की थी तो बताया था कि जो टेक्निकल एजुकेशन है बहुत जरूरी है देश की प्रगति के लिए। देश की पूरी अर्थव्यवस्था और मटेरियलिस्टिक वेल्थ जो है उस पर रुकी हुई है। फिर इसने कहा कि 3 लेवल पर तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है, इंजीनियर, टेक्नीशियन एंड क्राफ्टमैन। फिर इसने टेक्नीशियन को बताया कि टेक्नीशियन के लिए बहुत सारे जो है कोर्सेज हैं, जो इसमें फेमस कोर्स पॉलिटेक्निक है जो कि स्कूल के बाद, स्कूल मतलब हाई स्कूल होता है, स्कूल के बाद 3 साल का ड्यूरेशन होता है, उसमें इतनी सारी ब्रांचेज होते हैं। अब आ रहे हैं मुद्दे पर, और हम लोग क्या और ये टेक्नीशियन के बारे में क्या कहना चाहता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन यही तो टॉपिक था।
और ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि सेपरेट पॉलिटेक्निक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर वुमेन इन ब्रांचेज ऑफ स्टडी विच आर मोर सूटेड टू देयर स्पेशल स्किल एंड नीड्स। कह रहा कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से पॉलिटेक्निक बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं होती हैं, जो ऐसे कोर्स के साथ बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए सूटेबल कोर्स, यानी महिलाओं के लिए जो सूटेबल कोर्स हैं उनके साथ भी कुछ पॉलिटेक्निक बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, मतलब उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं? तो सम ऑफ दीज आर, यानी कुछ कोर्सेज उसमें से जो महिलाओं के लिए स्पेशल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, लाइब्रेरी साइंस, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर लड़कियां घर बना रही हैं, देख रहे हैं, अब तक यही सुना जा रहा था कि घर बिगड़ते हैं। फर्दर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस reorganization of the social education system into 10+2, vocationalization has become a major thrust in our education efforts. Polytechnic also have to play a significant role in the promotion and development of vocational education, particularly in engineering and allied trades. ठीक है, ये सब पढ़िएगा, दुनिया भर की बातें बताई गई कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से पॉलिटेक्निक बनाए गए। ये पॉलिटेक्निक कुछ वैसे कोर्सेज के लिए बनाए गए जो महिलाओं को ज्यादा सूट करते हैं, और वो कोर्सेज का नाम भी यहाँ पर दिया गया। 10+2 के बाद यदि कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है तो प्रमोशनल एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। ये सब सारी चीजें हमें बताई गई, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक को व्यावसायिक शिक्षा के संवर्धन और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, विशेष रूप से इंजीनियरिंग और संबद्ध व्यवसायों में। उसके बाद दुनिया इसके अलावा सामाजिक शिक्षा प्रणाली को 10+2 में पुनर्गठित करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर ये सब सारी बताया, पढ़ लीजिएगा इसको आप, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आज हमने टेक्नीशियन के बारे में इतनी सारी चीजें सुनी, उससे जुड़े कोर्सेज कौन से हैं, और ये पॉलिटेक्निक कोर्स में महिलाओं के लिए अलग से किया गया, ये सब सुना हमने। फिर करा इन ए फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी आजकल के तेजी से बढ़ते हुए तकनीकी वातावरण में मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैबोरेटरीज एंड वर्कशॉप इज टू बी गिवन नेसेसरी अटेंशन। लैब का और जहां प्रैक्टिकल होता है उसको सुधारना या उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज के टेक्निकल इन्वायरमेंट में लैब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। There has been a shift in the approach towards the aims of laboratory instruction. Conventional laboratories experiments on verification of theory are giving way to learning by doing. कह रहा है कि जो पहले की, देखो यहां पर लिखा, प्रयोगशाला निर्देश के उद्देश्यों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है, यानी कुछ चेंजेज आए हैं। पहले जो प्रयोगशाला को लेकर हम चीजें समझते थे अब वो अलग है। सिद्धांत के सत्यापन पर पारंपरिक प्रयोगशाला प्रयोग करके सीखने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रयोगशाला पद्धतियों में इस प्रवृत्ति को बनाए रखना बताएंगे इसका मतलब क्या है। प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है? वी हैव लर्न समथिंग एंड वी डिडंट वेरीफाई इट। पृथ्वी गोल है। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, पृथ्वी गोल है, कोई प्रमाण है आपके पास? Have you seen the earth in a sphere shape? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो पृथ्वी को गोल देखे हैं? बस इतना बता दें। We are not talking about photos and videos. Have you seen the earth? पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं कि हमारी धरती चपटी है, अगर ज्यादा लंबा चलोगे तो गिर जाओगे। आप बताइए कि कहने का मतलब देखा जाए तो वो भी गलत नहीं कर रहा है। पढ़ाई लिखाई उनके बस का है नहीं। अब वो देखा जाए तो हमने भी देखा तो है नहीं कि पृथ्वी गोल है, हम सुने ही हैं, समझे ही हैं, पढ़े ही हैं कि गोल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बन रही है। आप जो दिखा रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे अरे सर हम दिखा रहे हैं आपको घूमेगा तो अंधेरा उजाला, तुम्हारी सारी थ्योरी गलत है। और बताओ, तुमने यदि खुद नहीं देखा तो हाउ यू कैन वेरीफाई दैट? मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं? लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। बट यदि हम हर कुछ कर करके सीखने लगेंगे तो फिर जो अब तक करके सीख लिया गया है उसको मान के आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहीं अटके रह जाएंगे। आग माचिस से जलती है, जलाएं, जल गया तो समझ में आ रहा है कि माचिस काम किया है? नहीं, हम पत्थर घिस के पहले आग लगाएंगे तब ना मानेंगे कि वो है।
नहीं तो नहीं मानेंगे, तो मत मानिए। कुछ चीजें सिद्धांतों से ली जाती हैं, लोगों ने कुछ ना कुछ किया, समझा, उसको किताबों में लिख दिया, उसको मान लेने को कहते हैं थ्योरी पढ़ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर बता रहा हूं आपको। थ्योरी मीन्स समथिंग दैट हैज बीन टॉट बाय आवर पास्ट जनरेशंस और एंशियंट्स, हमारे जो पूर्वज प्राचीन में थे उनके द्वारा सीखी गई प्रैक्टिकल की हुई चीजों को जब हम मान लेते हैं तो कहते हैं हमने थ्योरी पढ़ी। वी हैव लर्न सम थ्योरीज, एंड इफ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट और वी आर ट्राइंग टू फाइंडिंग समथिंग एल्स बाय डूइंग, तो कहते हैं हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। समझ रहे बात ना? कही कहाई बात को जांचना या फिर कुछ नई चीज को ढूंढना प्रैक्टिकल होता है। और जो हमारे अच्छा, जो हमको कहा गया हमने मान लिया क्योंकि उसको किसी ने सीखा था, तो उसको कहते हैं ये थ्योरी है। समझ गए बात को? तो इसी चीज को समझाया है कि आजकल लर्निंग बाय डूइंग का केस चल रहा है, अच्छी बात है पहले से ही। फिर विथ द repeat scientific and technological advancement, a number of new technologies are emerging। नया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उद्धार हो रहा है, कुछ नई चीजें आ रही हैं, इनरोल हो रही हैं। दे इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन, यानी जब हम नई चीजों को जो इनरोल, जब टेक्नीशियन के क्षेत्र में नई नई चीज घुस रही हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस, बायोमेडिकल साइंस, वो सब कन्वेंशनल कोर्सेज थे। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर और ये सब पुराने चले आ रहे हैं, बट ये नए कोर्सेज हैं। क्या? लेजर टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, बायो कन्वर्जन, उसके बाद सोलर फोटोवोल्टेनिक, फ्यूल सेल्स, कोल कन्वर्जन, स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी, ये सारी चीजें जो हैं वो नई हैं, जो टेक्नीशियन में इनकी भी पढ़ाई अब धीरे धीरे चालू हो रही, नई ब्रांचेज भी ऐड हो रही हैं। ठीक है, अब इन्हीं जितना आप तक आपने पढ़ा दोस्त, उससे जुड़े हुए सब क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चंस क्या है आप देख लीजिए यहां पे जरा। पहला पूछा, व्हाट रोल डज टेक्निकल एजुकेशन प्ले इन ए नेशंस डेवलपमेंट? किसी देश के या राष्ट्र के विकास में तकनीकी शिक्षा की क्या भूमिका है? ले, पहला तो यही बताया था हम लोगों को। फिर उसी क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता है, इन व्हाट वे डज द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कंट्रीज टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम अफेक्ट्स इट्स प्रोग्रेस? कह रहा है कि किसी देश की तकनीकी शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता, यानी तकनीकी शिक्षा कितनी प्रभावी है, वो उस देश की प्रगति को किस तरह से प्रभावित करती है। तो जो आपने पढ़ा, हमको जो बताने की कोशिश की गई, उसमें ये पूरा डिटेल में लिखा था? कहेंगे नहीं सर, बस बोला था कि करता है प्रभावित। ठीक है, अब यहीं से आपकी बुद्धिमत्ता, अब मेन पॉइंट पकड़ना किसी बात का, उसको क्या करना, इंटरप्रेट करना, यानी उसको समझाना। तो अब आइए आगे आपके सामने क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? तो कुछ आंसर हमने लिखे हुए हैं या आपके बुक से लिए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, मतलब दिखाऊंगा मैं अभी, तो आपको आइडिया लगेगा कि उस बात को सुन करके हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। तो दो क्वेश्चन हमारे सामने एक ही तरह के हैं, एक ही मतलब, दोनों का आंसर एक ही है। क्या? टेक्निकल एजुकेशन हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में टेक्निकल एजुकेशन का योगदान है। इसका हिंदी मतलब है, पीपुल हु हैव दिस डिग्री आर नोन एज टेक्नीशियन एंड आर ट्रेन्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रोल्स। जिसके पास टेक्नीशियन की डिग्री होती है वो डिफरेंट टाइप के रोल के लिए जाने जाते हैं। This labor force is employed in a variety of industries which is essential to the nation's material prosperity and economic expansion। किसी देश की जो मटेरियल कहेंगे वेल्थ है, या उसकी जो मेटेरियलिस्टिक वेल्थ को कहते हैं, जो भौतिक वेल्थ है, उसके साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था को भी संभालने का ये वर्ग काम करता है। अब कह रहा है कि एज अ रिजल्ट द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, अ नेशन एडवांसेस बिकॉज ऑफ इट्स हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन। यही बात बोला कि भाई ठीक है, हमारे देश में जो है बहुत सारे टेक्नीशियन अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, और किसी देश में मटेरियलिक और अर्थव्यवस्था के लिए, और उसमें मटेरियल वेल्थ के लिए, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए टेक्नीशियन की बहुत जरूरी है।
और फिर कह रहा है कि एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी प्रोडक्टिव, यानी टेक्निकल एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा उसको और उत्पादित यानी प्रोडक्टिव होना चाहिए। कह रहा है कि अ नेशन एडवांसेस, यानी कोई देश जब आगे कब बढ़ता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन, जिसके पास अच्छे टेक्नीशियन होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका ये आंसर दिया गया। कह रहा कि द प्रोग्राम फॉर द टेक्निकल एजुकेशन नीड्स टू बी एडेप्टेबल, डू यू कॉन्कर, व्हाई डू यू थिंक, व्हाट इज। कह रहा है कि तकनीकी शिक्षा देश के लिए कार्यक्रम को अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, तकनीकी शिक्षा के लिए कार्यक्रम को अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कह रहा है कि तकनीकी शिक्षा का जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम मतलब ये जो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना, सिविल मैकेनिकल, ये प्रोग्राम कहे जाते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम है आपके कॉलेज में? तो कहेंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और भी जो ब्रांचेज हैं उन्हीं को प्रोग्राम कहते हैं। तो कह रहा है कि द प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नीड्स टू बी एडेप्टेबल, यानी ऐसे कोर्सेज को एडेप्टेबल होना चाहिए, यानी अनुकूल होना चाहिए। और इसके बारे में आपको क्या लगता है? फिर कह रहा है कि द टेक्निकल एजुकेशन करिकुलम नीड्स टू बी एडेप्टेबल, डू यू कॉन्कर, प्रोवाइड एविडेंस टू बैकअप योर रिस्पॉन्स। अपने आंसर को दीजिए तो कुछ रिस्पॉन्स भी करिए। कह रहा है कि आई कॉन्कर दैट टेक्निकल, कॉन्कर मतलब होता है सहमति प्रदान करना, आई कॉन्कर मतलब मैं सहमत हूं कि टेक्निकल एजुकेशन को और भी अनुकूल, मतलब और भी सुटेबल या और भी समझने योग्य बनाने की जरूरत है। कह रहा है कि आई कॉन्कर दैट टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी एडेप्टेबल एज इंडस्ट्री डिमांड्स फ्लक्चुएट ओवर टाइम। मैं एक चीज आप लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं, मुझे लग रहा है, और उस पर मैं आपको बात करूं जरा। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ठीक से नहीं पता है कि वास्तव में इंजीनियर नहीं होते तो क्या बिगड़ जाता। कभी आपको ऐसा लगे तो मैं कोशिश करूंगा आपसे कि आप मुझसे मिलिए, फिर मैं बताता हूं कि इंजीनियर्स नहीं होते तो क्या बिगड़ जाता। आप जब फाइनल में जाएंगे अपने, तो आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, या फिर मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि अगर आपको लगता है कि इंजीनियर्स की कोई जरूरत नहीं है देश में बहुत ज्यादा, तो एक छोटा सा काम करिए, आप जाइए कपड़ा सिलने के लिए कोई भी व्यवस्था कर लीजिए, सिलाई मशीन और सुई का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि वो कोई बना चुका है, आप कुछ और व्यवस्था करके आइए, ठीक है? सिंपल बात है। तो मैं मानूंगा कि इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है देश को, सिंपल है, ठीक है ना? ढूंढिएगा। दूसरा आप एक काम ये करिएगा कि अपने घर से कहीं जा रहे हैं तो वो रास्ता मत पकड़िएगा जितने रास्ते पहले से बने हुए हैं। घर से मार्केट जा रहे हैं तो कोई रास्ता होगा, उस रास्ते को मत पकड़िएगा, दूसरा भी रास्ता होगा उसको भी मत पकड़िएगा। कहीं भी खेत वेत घूम के जाइए, लेकिन वहीं से जाइएगा। मतलब जो बना ट्रैक है उसको ना पकड़ के, जब कहते हैं ना कि वो गाना है आपका 3 इडियट में आया था कि हमको कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न मनाता। 3 इडियट वाला गाना सुना है ना आप लोग? तो हमको कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न मनाता, इसका मतलब है कि जो लोग कल के लिए सोचते हैं वो बेवकूफ हैं, आज का कुछ लोग जश्न मनाते हैं। और कहता है कि वो खुद अपनी राह बनाता, ये भी उसमें एक लाइन है। तो अपनी राह बनाइए। समटाइम्स अपनी राह बनाना उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर बार गलती कर करके नहीं सीखा जाता है। समटाइम्स बनी बनाई राहों को समझना, उस पर ठीक से चलना और उनसे जुड़े हुए रास्तों को एक्सपैंड करना जरूरी होता है। कभी भी नई राह मत बनाइए, जो राह बनी हुई है उन पर चलिए और फिर उस रास्ते को आगे बढ़ाइए और दूर तक ले जाइए। वास्तविकता ये है शिक्षा का मतलब। नए रास्ते ढूंढना बेकार है, आप बने बनाए रास्तों पे चल के ही हमेशा आगे जा सकते हैं। कई बार ऐसा कहा गया, आइंस्टीन ने कहा था कि मैं न्यूटन के कंधे पर सवार हूं, क्योंकि न्यूटन ने जो किया अगर उसने नहीं किया होता तो मैं वही कर रहा होता जो न्यूटन ने किया था। तो जब न्यूटन आदि फिजिक्स, न्यूटन ने बहुत कुछ कर दिया, तो उन्हीं बातों को मान के कुछ लोग आगे बढ़ के फिर कुछ और खोज डाले, नहीं तो न्यूटन वाला काम पहले उनको करना पड़ता। तो कभी भी नए रास्ते नहीं बनाने हैं, जो रास्ते मानक हैं, सही हैं, एक्सेप्टेड हैं, उनको आगे बढ़ाइए जीवन में, ठीक है? आगे चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि आई कॉन्कर दैट द टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी एडेप्टेबल एज इंडस्ट्री डिमांड्स फ्लक्चुएट ओवर टाइम।
इंडस्ट्री की डिमांड में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए टेक्निकल एजुकेशन को और ज्यादा अनुकूल बनाने की जरूरत है। द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड टेक्निकल पर्सनल्स इवॉल्व्स विथ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। फॉर इंस्टेंस, प्रायर टू द टेक्नोलॉजिकल एरा देयर वाज लिटिल नीड्स फॉर प्रोफिशिएंट टेक्नीशियन। ये पढ़िएगा आप। मैं सहमत हूं कि तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम अनुकूलित होने चाहिए, क्योंकि उद्योगों की मांग समय के साथ उतार चढ़ाव करती है। कुशल तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता बदलती परिस्थितियों के साथ विकसित होती है। उदाहरण के लिए तकनीकी युग से पहले कंप्यूटर और संचार क्षेत्रों में कुशल तकनीशियनों की बहुत कम आवश्यकता थी। यानी पहले उतना ज्यादा मोबाइल की से जुड़े हुए लोगों की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज हर काम बिना मोबाइल कंप्यूटर के नहीं हो पा रहा। हालांकि आज लगभग सभी क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। वर्तमान में अंतरिक्ष उद्योग महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहा है। इन उभरते क्षेत्रों के लिए सक्षम तकनीशियन प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि हम समकालीन आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रणाली को संशोधित करें। कई नई तकनीकों के विकास के साथ एक कठोर तकनीकी शिक्षा ढांचा आधुनिक प्रगति के साथ तालमेल रखने की हमारी क्षमता में बाधा डालेगा। समझ गए बात को? यहाँ पे क्लियर है? यानी कह रहा है कि आप सहमत हैं कि तकनीकी शिक्षा में अनुकूलता या बदलाव लाने की जरूरत है। अनुकूलता मतलब एडॉप्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। तो कह रहा हाँ जरूरत है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है समय के साथ, अब बढ़ने के साथ बदल भी रही है। पहले आज का मैं आपको परिवेश बता दूं, मैं जहां पे अभी हूं, जिस संस्था में, जिस विभाग में, पहले वहां पे मोबाइल फोन का काम का कोई जरूरत नहीं था। इंजीनियर्स को कंप्यूटर नहीं भी आता था, सिविल इंजीनियर को कंप्यूटर नहीं भी आता तो काम चल जाता था। आज के डेट में अगर आप सिविल इंजीनियर हैं लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है तो आप जॉब कर ही नहीं पाएंगे, किसी भी फील्ड में है। सिविल इंजीनियर छोड़ दीजिए, यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तभी आप कर पाएंगे काम। समझ गए बात को? फिर आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट्स द इंडस्ट्री स्केलेटन। कह रहा है कि उद्योग का ढांचा क्या है, किसी इंडस्ट्री का या उद्योग का ढांचा क्या है, उसी को कह रहा है व्हाट पार्ट डू टेक्नीशियन प्ले इन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। इसी का आंसर है वो। एक तरफ कह रहा है कि उद्योगों का ढांचा क्या है, तो भाई स्केलेटन यानी ढांचा, उद्योग यानी इंडस्ट्री का ढांचा टेक्नीशियन है। इधर पूछ रहा है कि टेक्नीशियन का क्या रोल है, तो ये उद्योग के ढांचे हैं। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा बनाया है। एक तरफ कि उद्योगों का ढांचा क्या है तो टेक्नीशियन, दूसरा पूछा कि टेक्नीशियन क्या है तो हम कह देंगे उद्योग का ढांचा, यही बात। तीसरा उसी को पूछा हाउ इज टेक्नीशियन एजुकेशन, कह रहा कि फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री डिस्क्राइब। किस तरह से टेक्नीशियन की शिक्षा इंडस्ट्री का नींव होती है, समझाइए। तीनों बातें कही हैं, ये इस पर प्रकाश डालना चाह रहा है कि आप बताइए कि किस तरह से टेक्नीशियन इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। बस इतने ही बात को तीन अलग अलग प्रश्न बनाए इसने, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा टेक्नीशियन का इंपॉर्टेंस। तो वही देखिए, इट इज एक्यूरेट टू असर्ट दैट टेक्नीशियन सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री अकिन टू हाउ अ बैकबोन स्टेबलाइज द बॉडी। कह रहा है कि ये बिल्कुल सत्य है कि टेक्नीशियन जो है वो नींव के रूप में काम करते हैं, इंडस्ट्री के नींव के रूप में। जिस तरह के शरीर में रीढ़ की हड्डी का काम है, उसी तरह टेक्नीशियन का काम है इंडस्ट्री में। टेक्नीशियन फैसिलिटेट अ कनेक्शन बिटवीन इंजीनियर्स एंड क्राफ्ट्समैन। कह रहा है टेक्नीशियन ही है जो इंजीनियर और क्राफ्टमैन के बीच में क्या एक कनेक्शन बनाते हैं, देयर बाई मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में समानता समतुल्यता बनी रहे। इंजीनियर्स डेवलप डिटेल्ड प्लान। इंजीनियर्स क्या करते हैं, ये पूछा किस तरह से वो बैकबोन है, टेक्नीशियन क्यों बैकबोन है, तो मैं वही बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इंजीनियर्स डेवलप डिटेल्ड प्लान्स। इंजीनियर्स डिटेल प्लान बनाते हैं, टास्क बनाते हैं, विच टेक्नीशियन इंटरप्रेट, जिसको टेक्नीशियन जाके व्याख्या करता है, समझाता है और क्राफ्टमैन को बताता है, ताकि वो काम क्या हो सके, सही से कर पाए। वो एक बैकबोन है। Subsequently, the craftsmen are involved in the actual production process, जिससे कि जो क्राफ्टमैन है वो एक्चुअल बनाने के काम में लग जाए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यानी इस पक्ष में, इस परिप्रेक्ष्य में, द रोल ऑफ टेक्नीशियन इज वाइटल, यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन का रोल काफी वाइटल है, एज दे असिस्ट क्राफ्टमैन इन अचीविंग द ऑप्टिमल रिजल्ट्स दैट इंजीनियर्स रिक्वायर। यानी इंजीनियर्स को जो रिजल्ट की जरूरत होती है वो करवाने के लिए टेक्नीशियन जो है क्राफ्टमैन को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यही पूरी बात को इसने कहा हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग सेपरेट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन।
जो बातें हमने पढ़ी ना उसी के क्वेश्चन है। क्या पर्पज है महिलाओं को अलग पॉलिटेक्निक देने का? फिर कह रहा है कि व्हाट स्पेसिफिक पॉलिटेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर वुमेन, मतलब पॉलिटेक्निक के लिए महिलाओं के लिए कौन कौन से पॉलिटेक्निक अलग से रिक्वायर्ड। Even if more and more women are entering the technical fields, there are still relatively few fields in which women feel completely at age and have the necessary skills। कह रहा कि हालांकि अब तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के उनका पैर तोड़ रही हैं, माने उसमें उनके साथ घुस रही हैं, लेकिन कह रहा है फिर भी कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें महिलाओं को आसानी होती है काम करने में। क्या? women have certain specific demands फॉर दिस रीजन, यानी वुमेन के पास कुछ डिमांड्स होती हैं। देखिए आज भी आप जॉब करेंगे तो पैटर्निटी लीव पर कोई छुट्टी नहीं मिलती है। हम भी तो बाप बनते हैं, हमको छुट्टी नहीं, माँ बनती उनको छुट्टी मिल जाता है 6-6 महीने का। सुनिए, फॉर दिस यानी इसके लिए कह रहा है कि रीजंस मेनी पॉलिटेक्निक्स आर एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर फीमेल यूजर्स, यानी कुछ पॉलिटेक्निक्स स्पेशली फीमेल के लिए बनाए गए हैं। दीज पॉलिटेक्निक्स ऑफर कोर्सेज दैट आर टेलर्ड टू द एबिलिटी एंड नेचर ऑफ वुमेन। ये पॉलिटेक्निक ऐसे कोर्सेज देते हैं जो विशेषकर महिलाओं का क्या उनके अकॉर्डिंग बनाए गए कोर्सेज हैं। कोर्सेज कवर्ड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रेस मेकिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड लाइब्रेरी साइंस। समझ गए? तो महिलाओं का क्या उद्देश्य है? ताकि वो अपने सरलता के हिसाब का कोर्स कर पाए और उसमें लड़कों का इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए उनके लिए अलग से क्या है पॉलिटेक्निक बना दिए गए। ठीक है ना? फिर कह रहा है अगला, इसी बात को फिर हिंदी में लिखा गया, पढ़ लीजिएगा, सिंपल था। फिर आगे पूछ रहा है लिस्ट अ फ्यू ऑफ द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कुछ नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की सूची बनाइए। तो कह रहा है कि इन द साइंटिफिक एरा ऑफ टुडे we can observe the quick advancement of science and technology. The current drive to explore the cosmos is fueled by scientific and technological advancement। क्या क्या है? बहुत सारा लिस्ट बनाना है, तो वो लिस्ट नहीं है मेरे पास, जैसे इसमें कई सारे हैं। मेनी न्यू बेसिकली पूछ रहा है कौन कौन से नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी जो आगे बढ़े उनकी लिस्ट। तो क्या लिस्ट है? मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज आर इमर्जिंग टू कीप अप विद दिस एडवांसमेंट। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, ये सब हम लोग पढ़े थे, याद करिए, पूछा था को जो हम लोग पैसेज पढ़े उसमें बताया गया। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस, लेजर टेक्नोलॉजी, एनर्जी साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब नहीं है, ये सब पहले भी पढ़े हैं ना, हम पढ़ रहे थे। अब की वो उनसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे रहे हैं। तो जो चीज आपने एक पूरा पढ़ा उससे जुड़े हुए सब क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन करा इन जनरल 3 लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, गिव स्पेसिफिक। अभी तो मैं पूरा समझाया हूं कि जनरली 3 लेवल पर टेक्निकल स्किल चाहिए होती है, वो कौन कौन सी हैं उनको स्पेसिफिक करिए। 3 लेवल है इंजीनियर्स, उसके बाद टेक्नीशियन और तीसरा है क्राफ्टमैन। तीनों के बारे में समझाना है। देखिए पूरा दिया है, इंजीनियर्स इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स ऑफ एंडेवर, इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लान डिजाइन एंड कंडक्ट रिसर्च। इंजीनियर्स रिसर्च करते हैं और प्लान डिजाइन ये बनाते हैं। फिर टेक्नीशियन आते हैं, दूसरा स्किल। तो कह रहा कि द इंटरमीडिएट बिटवीन इंजीनियर्स एंड आर्टिसियंस इज द टेक्नीशियन। टेक्नीशियन बीच की कड़ी हैं, दे आर इन चार्ज ऑफ मेकिंग श्योर प्लान्स एंड कैरिड आउट करेक्टली etc, दे एक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। फिर क्राफ्टमैन, दे वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल प्रोडक्शन। खत्म। इतने से क्वेश्चन बने उस एक चीज जो हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन का पूरा चिट्ठा पढ़ा, उससे इतने सारे क्वेश्चन बने, और भी बन सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नहीं रट सकते हैं, बल्कि हम लिखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो आप पहले 5वीं यूनिट पढ़ लीजिए, लेकिन 5वीं यूनिट में भी वो इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी। मैंने कहा ना कि ये इंग्लिश का क्लास नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो इंग्लिश थोड़ा सा अपना ठीक करेंगे तो मजा आएगा ये सब करने में। तो जो क्वेश्चन पूछे गए वो बदले भी जा सकते हैं, फिर उसमें से आपको आंसर भी करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन का यही मतलब है। अभी हमने कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंशन किया है। अब एक टॉपिक पे किया है, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन एक बिंदु था, उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा और उससे क्वेश्चन। अब अगला बिंदु होगा लीडरशिप एंड सुपरविजन पर एक कुछ पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। द रोमांस ऑफ रीडिंग पे कुछ पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। सर सीवी रमन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आंसर करेंगे। तो 2 लेक्चर से 3 लेक्चर, 2 लेक्चर और 2 में ही पूरे खत्म हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।